नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी की। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। 78वां स्वतंत्रता दिवस दोस्तों आज हम मना रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप में से कई लोगों का सिलेक्शन होगा उत्तराखंड एलटी में। तो आज हम दोस्तों आपके लिए एक और उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर में एक बढ़िया क्लास लेकर आए हैं। मैराथन रिवीजन दोस्तों क्लास होने वाली है। यहाँ पर आपसे सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न आपको हम करवाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आने की संभावना रहेगी परीक्षा में। तो यह है पार्ट नंबर 15। अंत तक पूरी क्लास देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है ये जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करें। चलिए दोस्तों आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है मॉडल पेपर 17, जिसमें दोस्तों आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के। सबसे पहला प्रश्न देखिए, तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दौड़ से, कला एवं योग से, पर्वतारोहण या फिर मुक्केबाजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी से दोस्तों संबंधित है। तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 में सम्मानित है निवेदिता कार्की। इनका संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दोस्तों शामिल है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, कई एग्जाम में दोस्तों रिपीट हुआ है। रम्माण, चाचरी, छोलिया या फिर झुमेलो। तो उत्तराखंड का दोस्तों जो नृत्य है जो कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है उसका नाम है रम्माण। तो रम्माण दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो रम्माण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से नहीं होकर गुजरती है? आपने बताने कि किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर से दोस्तों नहीं गुजरती है। ये आपकी दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ से दोस्तों गुजरती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल मिला के दोस्तों 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपने बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उत्तराखंड से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कालू मेहरा। इन्होंने गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण किया था 1857 में। लोहाघाट में ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण हुआ था। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ हुआ था और 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 में देहरादून में नहीं दोस्तों अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ हुआ था यहीं से। बाकी सब सही। कालू मेहरा के द्वारा दोस्तों गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। तो सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं डी वाले को छोड़कर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है, हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा नदी से मिलती है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका दोस्तों इनकरेक्ट है, साथ ही साथ सी वाला भी इनकरेक्ट है। इसको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर रह गया। हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा यमुना से मिलती है, तो यहाँ पे यमुना होना चाहिए। इसके अलावा जो ऋषिकेश में जो ऋषि गंगा है वो ऋषिकेश में ऋषि गंगा से नहीं मिलती है। ऋषिकेश में चंद्रभागा और गंगा का संगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋषि गंगा नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसको सही रखिएगा। ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से नहीं मिलती। ऋषिकेश में आपकी चंद्रभागा और गंगा मिलती है। हनुमान गंगा जो है वो हनुमान चट्टी में यमुना से मिलती है, ठीक है। अगला देखेंगे, पंचबद्री में से आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो श्री बद्रीनाथ, ध्यान बद्री, आदि बद्री, विद्र बद्री। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
ध्यान बद्री। तो इसका पूरा नाम दोस्तों वैसे योग ध्यान बद्री है। तो श्री बद्रीनाथ हो गया, ठीक, जो कि प्रमुख मंदिर है बद्रीनाथ की हम बात करते हैं। इसके बाद फिर योग ध्यान बद्री होता है, फिर आदि बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री, ये आपके पंच बद्री हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान बद्री योग ध्यान बद्री है, तो इसको सही करेंगे, ध्यान बद्री नहीं योग ध्यान बद्री होगा। तो बी वाला ऑप्शन इस तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे, जनपद बागेश्वर किन जिलों से घिरा हुआ है? पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, या फिर पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है ना। बागेश्वर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपके चमोली है, और इधर आपका पिथौरागढ़ दिखाई देगा, और नीचे आपके अल्मोड़ा दोस्तों दिखाई देगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो बागेश्वर है, तो बागेश्वर के दोस्तों उत्तर पश्चिम में देखें तो चमोली है, और ऐसे ही उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको पिथौरागढ़ दिखाई देगा। बाकी अगर आप दक्षिण की हम बात करें, ठीक है, दक्षिण दिशा में, तो आपको अल्मोड़ा दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो बागेश्वर है पूरी तरह से चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन का विकास किया गया है? टिहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिथौरागढ़। तो ट्यूलिप गार्डन का दोस्तों जो विकास किया गया है वो पिथौरागढ़ में दोस्तों किया गया है। अगला देखेंगे, निम्न में से सही युग्म का आपने चुनाव करना और कूट के आधार पर उत्तर देना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कोलागढ़, मायावती आश्रम चंपावत, चैती मेला काशीपुर, झंडा मेला देहरादून। तो आपने बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। तो आपने दोस्तों बताना है कि इसमें से कूट कौन कौन से सही हैं, यानी कि पहला और दूसरा करेक्ट है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, दूसरा और चौथा करेक्ट है, तीसरा एवं चौथा करेक्ट है। तो आपको बताने की सही युग्मों का चुनाव करना है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो दूसरा वाला है मायावती आश्रम, ये चंपावत में दोस्तों अवस्थित है, तो ये तो करेक्ट है। इसके अलावा जो चैती मेला है वो दोस्तों काशीपुर में लगता है, झंडा मेला दोस्तों आपका देहरादून में लगता है। तो ये तीन दोस्तों आपके कूट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो 2, 3, 4 करेक्ट होना चाहिए, बट बेसिकली यहाँ पर इन कूटों में से आपको बताने की कौन कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही दे रखा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 2, 3, 4 दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, 2, 3, 4 आपका करेक्ट होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके ऑप्शन को सही कर लेंगे, 2, 3, 4 आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। 2 और 3 भी करेक्ट है, 2 और 4 भी करेक्ट है। देखा जाए तो 2, 3 और 4 क्या है आपके करेक्ट है, ठीक है। मायावती आश्रम दोस्तों आपका क्या है चंपावत में अवस्थित है, लोहा घाट में। बाकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय वो कालागढ़ में नहीं है, ये आपका रामनगर के पास है, और इसका जो द्वार है दोस्तों आपका क्या है डिकाला है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय मेगा फूड पार्क उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लोहाघाट, चंपावत, महुआ खेड़ा काशीपुर, पुना पोखरी देहरादून, फलिया अल्मोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महुआ खेड़ा काशीपुर, ठीक है। महुआ खेड़ा काशीपुर दोस्तों यहाँ पर हिमालय मेगा फूड पार्क है, तो ये आपका यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। 2018 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महुआ खेड़ा काशीपुर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन से दोस्तों ऐसे मुख्य हस्ती है जो कि पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? जसपाल राणा, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जसपाल राणा, ऑप्शन नंबर ए। निशानेबाजी से दोस्तों संबंधित है, खेल से संबंधित है दोस्तों जसपाल राणा। अभी हाल में दोस्तों जो ओलंपिक विजेता मनु भाकर है उसके कोच भी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, कल्याण सिंह रावत है, तो ये सभी दोस्तों संबंधित। चंडी प्रसाद भट्ट को तो 200 रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण की जो गंगा है उसको दोस्तों हम गोदावरी बोलते हैं, तो गोदावरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या था? 2019-20 की दोस्तों बात हो रही, तो उत्तराखंड में कुल कितना रिकॉर्डेड वन है, आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26,547 वर्ग किलोमीटर। तो 26,547 वर्ग किलोमीटर जैव विविधता के अंतर्गत दोस्तों आएगा उत्तराखंड में प्रश्न। अगला देखेंगे, हरकी-दून बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो हरकी-दून दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। उत्तरकाशी इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस जिले में नचिकेता ताल दोस्तों अवस्थित है? तो नचिकेता ताल दोस्तों कहाँ पर है?
ये उत्तरकाशी में दोस्तों अवस्थित है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भारत की दोस्तों बात हो रही है तो हीराकुंड संरक्षित झील है, डल झील है, चिल्का झील है, या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ये दोस्तों आपकी क्या है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ये झील दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? यूपी में है। ठीक है ना, यूपी में दोस्तों आपका सोनभद्र है, तो सोनभद्र के जो पिपरी है वहाँ पर दोस्तों अवस्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है दोस्तों कहाँ पर है? चिल्का है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में दोस्तों अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ जो रेखा है वो दोस्तों आपकी क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है ना, मैकमोहन की इसमें है, भारत और चीन के मध्य में रेखा है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है? नंदा के जागर, इस पुस्तिका की लेखिका कौन है? बसंती बिष्ट, मंजुला जुगरान, कुसुम रानी, राधा मेंदोला। तो बसंती बिष्ट, मंजुला जुगरान, कुसुम रानी, राधा मेंदोला, तो कौन है दोस्तों? प्रसिद्ध बसंती बिष्ट। ठीक है ये आपके लेजेंडरी जागर सिंगर हैं बसंती बिष्ट, नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है। अगला देखेंगे प्रश्न, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी अवस्थित है? किस शहर में? उत्तरकाशी, चमोली, नई टिहरी या फिर पिथौरागढ़। तो राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये नई टिहरी में दोस्तों अवस्थित है। तो ये दोस्तों टिहरी में कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? जो कोटी कॉलोनी है, ठीक है, टिहरी के जो झील के किनारे पर दोस्तों अवस्थित है कोटी कॉलोनी, यहाँ पर दोस्तों ये अवस्थित है। 2014 में दोस्तों इसका अनावरण किया गया था, उस समय पे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, तो इनके द्वारा दोस्तों ये राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का लोकार्पण किया गया। ठीक, यहाँ पर साहसिक खेल होते हैं जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स टाइप के। ठीक है, अगला देखेंगे, वर्ष 2019 की वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है प्रतिशत में? तो जो 2019 की जो वन रिपोर्ट थी इसके अनुसार सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर भौगोलिक में वन आवरण किस में अधिक है? तो अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में अगर आप देखें तो वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक है रुद्रप्रयाग में। वैसे अगर दोस्तों अगर आप प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक दोस्तों कहाँ पर वन आवरण है? वो नैनीताल में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, नैनीताल में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, और सबसे अधिक अगर वन कहाँ पाए जाएंगे तो वो पौड़ी गढ़वाल में होंगे। ठीक है, सबसे कम की हम दोस्तों बात करेंगे तो कहाँ होगा? यूएस नगर। ठीक है, यूएस नगर में सबसे कम वन क्षेत्र है, चाहे आप प्रतिशत के आधार पर कहें चाहे वैसे भी कहें तो यूएस नगर है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है नैनीताल में, और वैसे सबसे ज़्यादा वन आवरण है पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर इन चार में से पूछा जा रहा है तो रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक है प्रतिशत के आधार पर। अगला देखेंगे, धौलीगंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वी ऑल नो अबाउट दैट कि जो धौलीगंगा है, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये सभी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो चाहे आप धौलीगंगा की बात करें तो धौलीगंगा और अलकनंदा इन दोनों का जो संगम होता है वो विष्णु प्रयाग में होता है। ऐसी नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग में होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर होता है? ये रुद्रप्रयाग में दोस्तों होता है। ठीक है ना, तो ये सभी आपकी क्या हैं? ये सब अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के संग सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जनपद है जो कि यूपी के संग सीमा नहीं बनाता है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून या फिर टिहरी गढ़वाल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो उधम सिंह नगर है वो भी उत्तर प्रदेश के संग बनाता है, हरिद्वार बनाता है, देहरादून बनाता है, लेकिन टिहरी गढ़वाल दोस्तों नहीं बनाता है। सो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल दोस्तों उत्तर प्रदेश के संग सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल आंतरिक है एक तरह से। मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? मनेरी भाली, अलकनंदा, टोन्स, भागीरथी या फिर भिलंगना। तो मनेरी भाली दोस्तों किस पर बनी है? ये आपकी भागीरथी पर बनी है। तो मनेरी भाली बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बनी है। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अवस्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून या फिर चंपावत। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में दोस्तों अवस्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों ये देहरादून में अवस्थित है। मुख्यालय भी दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का देहरादून में दोस्तों अवस्थित है। 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किन दो जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनवृद्धि रही है? यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो घटी है। ठीक है, चमोली, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल है दोस्तों। यहाँ पर नकारात्मक जनवृद्धि रही है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली जो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घटी है। तो अल्मोड़ा जिला और पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों जो जनसंख्या है वो घटी है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपने बताना है बेनीताल चमोली, खुरपाताल नैनीताल, मासरताल टिहरी, बासुकीताल पौड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, बासुकीताल पौड़ी में नहीं है। तो बासुकीताल दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये केदारनाथ के समीप है। ठीक है, तो बेसिकली रुद्रप्रयाग जिले में आएगा, ये पौड़ी में नहीं आएगा। बाकी सब सही है। तो बासुकीताल आपका दोस्तों कहाँ है? ये केदारनाथ में दोस्तों 4800 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों अवस्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित ताल है ये केदारनाथ के पास में। अगला देखेंगे, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अभी दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो मायावती आश्रम है, अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध दोस्तों किस स्थान से? चंपावत, लोहाघाट। तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? जैसे अमरनाथ में दोस्तों बर्फ का शिवलिंग बनता है, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी शिवलिंग बनता है। तो रुच्च महादेव, टिम्मरसैंण महादेव, बिनसर महादेव, खतलिंग महादेव। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टिम्मरसैंण महादेव। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो टिम्मरसैंण महादेव दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये चमोली में दोस्तों अवस्थित है। चमोली में दोस्तों जो नीति गांव है वहाँ पर दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर की तरह बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, ऐसे ही यहाँ पर भी दोस्तों बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? काली, भागीरथी, अलकनंदा या फिर टोंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वो है काली नदी। ये कहाँ से दोस्तों निकलती है? लिपू लेक से कहाँ तक जाती है? टनकपुर तक। ठीक है, टनकपुर से फिर ये क्या हो जाती है? उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। लिपू लेक से दोस्तों टनकपुर तक इसकी कुल मिला के अगर लंबाई की बात करें तो 252 किलोमीटर समथिंग है दोस्तों ये। तो ये आपकी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। बेसिकली अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो लिपू लेक के पास दोस्तों एक काला पानी एक जगह है, वहाँ से दोस्तों बेसिकली निकलती है। तो काला पानी से लेकर टनकपुर तक दोस्तों बहती है। कुल मिला के राज्य में इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। कई जगह पे 350 किलोमीटर भी दिया गया है, लेकिन 350 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बाद में दोस्तों फिर इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है जब ये उत्तराखंड से बाहर निकलती है। तो बेसिकली आप इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में इसकी सबसे लंबी जो नदी है वो काली नदी है। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग लगभग मैदानी है? तो यहाँ पर दोस्तों अराउंड 86% भाग जो भाग है दोस्तों वो पहाड़ी है। बाकी जो 14% बचता है वो आपका मैदानी भाग है। कई जगह पे 88% है। तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 14% भाग दोस्तों यहाँ पर क्या है? मैदानी है। तो 88% पहाड़ी, तो 12% आपका मैदानी, इस तरह से बना लेंगे। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो अभी हमने दोस्तों पहले ही पढ़ा था कि सबसे अधिक जो वन आवरण का प्रतिशत है वो दोस्तों का है नैनीताल में है। तो नैनीताल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नैनीताल में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण, लेकिन सबसे अधिक वन आवरण कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, मतलब अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर बोलेंगे, प्रतिशतता के आधार पर नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए दोस्तों रिजर्व है? तो लोकसभा सीट दोस्तों एक अल्मोड़ा की है जो कि आपकी एससी के लिए रिजर्व है। ओके, यहाँ से दोस्तों फिलहाल अभी अजय टमटा है सांसद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र दोस्तों बोला जाता है? तो सर्वोत्तम मित्र दोस्तों जो किसानों का है उसको ओक यानी कि बांज को दोस्तों वो बोला जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ओक, बांज, ये आपका क्या है? उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
ऊटाधुरा दर्रा निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप है? ऊटाधुरा दर्रा, पिंडारी, मिलम, कफनी या फिर सुंदरडुंगा हिमनद। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलम। ठीक है, तो ऊटाधुरा जो दर्रा है वो मिलम कहाँ पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। बाकी पिंडारी, कफनी, सुंदरडुंगा ये सब बागेश्वर में है। तो ये आपका क्या है? मिलम हिमनद यानी मिलन ग्लेशियर है उसके दोस्तों ये समीप है। अगला देखेंगे, दुर्मीताल उत्तराखंड में किस जनपद में अवस्थित है? दुर्मीताल, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, चमोली में दोस्तों ये अवस्थित है दुर्मीताल। सो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। आपने सही विकल्प का चयन करना है। तो आपकी जो एससी की जो जनसंख्या है उनके प्रतिशत को जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में सुनिश्चित किया गया, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में इसको सुसज्जित किया गया। तो आपने बताना है कि क्या है, ठीक है, प्रतिशत के आधार पे। तो उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़। तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक दोस्तों अगर आप अनुसूचित जनजाति की हम बात करें, एसटी की दोस्तों बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की, नॉट एससी। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एसटी हैं सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है प्रतिशत के आधार पर, फिर उसके बाद देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। तो ये दोस्तों आपका रहेगा, ठीक है। उधम सिंह नगर में थारू बहुत अधिक है, देहरादून नगर में की बात करें तो जौनसारी बहुत दोस्तों यहाँ पर अधिक है, पिथौरागढ़ में आपके राजी जो जनजाति है वो बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो भोटिया है वो भी दोस्तों हैं यहाँ पर, राजी के संग भोटिया भी हैं। तो उधम सिंह नगर में अगर देखा जाए तो थारू, और फिर देहरादून में जौनसारी है, फिर पिथौरागढ़ में आपके राजी और भोटिया जनजाति। तो इस आधार पर आप इसको 3 को भी याद कर सकते हो, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? 2015 में, तो 2015 में दोस्तों राजा जी को किया गया है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क है, इसको दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपने बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन कौन से जो कथन है वो आपके सत्य हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल दोस्तों आपका कथन एक दोस्तों सत्य है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे न्यूनतम है दोस्तों 41। बाकी रुद्रप्रयाग जिले का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है, गलत है दोस्तों, यहाँ पर इसका अल्मोड़ा होगा। और बाकी उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। तो डी ऑप्शन क्या है? केवल करेक्ट है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल लेटेस्ट है दोस्तों ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस ऋतु बहारी। इनको दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है, जस्टिस ऋतु बहारी। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पहली महिला मुख्य सचिव दोस्तों कौन है? अभी राधा रतूड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत मुख्य दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में तो दोस्तों इनकी अभी 24 प्रजातियां दोस्तों पाई जाती हैं। हालांकि विश्व भर में अगर देखा जाए तो 200 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड राज्य की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी कुल मिला के 24 दोस्तों प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम दोस्तों अगर हम अंतरिम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी दोस्तों आपके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो एनडी तिवारी कहलाएंगे। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल दोस्तों कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल दोस्तों कौन थे? वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक दोस्तों अशोक कांत शरण थे। अशोक कांत शरण दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
अगला देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दोस्तों जिला कौन सा है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों किसका, अल्मोड़ा का है। तो अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1139 है लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन है, अल्मोड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार है उसका प्रकाशन दोस्तों आपका 1871 से शुरू हुआ था डिबेटिंग क्लब से। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है दोस्तों, देवभूमि शब्द। तो देवभूमि शब्द दोस्तों किस में कहा गया है, ऋग्वेद में दोस्तों बोला गया है। तो ऋग्वेद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्कंद पुराण में क्या बोला गया है दोस्तों, स्कंद पुराण में तो आपका मानस खंड और केदार खंड की दोस्तों बात की गई है। ठीक है, केदार खंड की हम बात करते हैं तो जो आधुनिक गढ़वाल है, मानस खंड की बात करें तो कुमाऊं है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में तो ये बोला गया है। तो ऋग्वेद में दोस्तों देवभूमि शब्द यहाँ पर प्रयोग आया है। ठीक है, अगला देखेंगे, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदारनाथ किन जिले समूह में दोस्तों अवस्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री दोस्तों आपके कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं बद्रीनाथ आपका चमोली में अवस्थित है, जबकि केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का गांधी किसको बोला जाता है। उत्तराखंड का गांधी दोस्तों किसको बोलते हैं, आप जानते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी को। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है। फूलों की घाटी शिवालिक में, बृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में या फिर दास हिमालय क्षेत्र में। तो वी नो दैट कि भैया जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये आपकी बृहद हिमालय क्षेत्र में, फ्रैंकलिन स्मिथ थे दोस्तों, उन्होंने इसको खोज की थी इसकी। तो बृहद हिमालय क्षेत्र में दोस्तों अवस्थित है फूलों की घाटी। अगला देखेंगे, आईपीएल 2024 में कौन सी टीम उप विजेता रही। आईपीएल में कौन सी टीम उप विजेता रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस या फिर सनराइजर्स हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो आपकी उप विजेता रही और कोलकाता नाइट राइडर्स के विजेता रहे थे। ए वाला ऑप्शन वो है कि भाई कोलकाता वाले जीते थे और सनराइजर्स जो हैदराबाद है वो इसके उप विजेता रहे थे। इसके बाद देखेंगे, अश्वनी पोनप्पा किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज। तो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स में दोस्तों बात की जाए तो बैडमिंटन से दोस्तों ये संबंधित है अश्वनी पोनप्पा। अगला देखेंगे, आइजनहावर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो कप, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आपका क्या है, गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इंडियन स्टेट्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में दोस्तों अवस्थित है फतेहपुर सिकरी। अगला देखेंगे, साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में दोस्तों अवस्थित है साइलेंट वैली, ये आपका केरल में अवस्थित है। भारत की सिलिकन घाटी कहाँ पर है, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, बेंगलुरु में दोस्तों अवस्थित है। अगला देखेंगे, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस के लेखक कौन से हैं। मेड इन इंडिया रघुराम राजन, दीपक मिश्रा, अमिताभ कांत और एन सीतारमण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन अमिताभ कांत। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो इसके लेखक दोस्तों कौन है, अमिताभ कांत, इंपॉर्टेंट बुक है। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, राकेश शर्मा, शशि थरूर या फिर आर राजन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। तो महत्वपूर्ण राइटर हैं, उनकी महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट सिर्फ दोस्तों बुक्स हैं। इसके बाद दोस्तों भारत भारती के लेखक कौन से हैं। भारत भारती बहुत बार दोस्तों पूछी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी। तो स्पोर्ट्स में है सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, एम एस धोनी, विराट कोहली। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह के द्वारा दोस्तों लिखी गई है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता। भौतिकी, गणित, रसायन, चिकित्सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित में दोस्तों नहीं दिया जाता है। बाकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका रसायन हो, ठीक है, इसमें आपका दिया जाता है। इसके अलावा पीस के लिए दिया जाता है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता। गणित में दोस्तों आपका एबेल
एक पुरस्कार है वो दिया जाता है जिसको कि आपका नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ठीक है, तो भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में दोस्तों दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता। तो गणित में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? तो मदर टेरेसा, आचार्य तुलसी, जे.आर.डी. टाटा या फिर डॉक्टर जे. रंगास्वामी। तो राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम दोस्तों मदर टेरेसा को मिला था। तो सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये मदर टेरेसा को दोस्तों मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार। तो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार है दोस्तों, ये आपका खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार है तो दोस्तों ये आपका कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में शोध और योगदान के लिए जो भी उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिक है उनको दिए जाने वाला दोस्तों पुरस्कार है। अगला देखेंगे, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसको जाना जाता है? गांधी शांति पुरस्कार, भारत रत्न रमन मैग्सेसे या फिर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड है दोस्तों, इसको एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को, CSIR, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो कलिंग अवार्ड कौन देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को के द्वारा दोस्तों जो कलिंग अवार्ड है वो दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। बेसिकली क्या है कि दोस्तों साइंस संचार के क्षेत्र में कोई बड़ा योगदान है तो उसके लिए दोस्तों दिया जाता है, खासकर विज्ञान संचार के क्षेत्र में। तो विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दोस्तों जो कलिंग पुरस्कार है वो दोस्तों दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ठीक है, तो सबसे प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? HS वात्स्यायन, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को दोस्तों सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रथम हिंदी लेखक थे। 1968 में दोस्तों इनको मिला था चिदम्बरा के लिए। वैसे तो जी शंकर कुरूप हैं, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अगला देखेंगे, भारत में रेमन प्रभाव, रेमन इफेक्ट, इसकी खोज किसने करी? होमी जे भाभा, CV रमन, विक्रम साराभाई या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CV रमन। तो CV रमन है दोस्तों, इनके द्वारा रोमन इफेक्ट की दोस्तों खोज की गई थी। तो CV रमन इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। तो CV रमन है। तो सर्वप्रथम दोस्तों जो CV रमन है इनको भारत रत्न में मिला था 1954 में। तो 1954 में जो 3 व्यक्ति थे जिनको कि प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था, तो एक तो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इसके अलावा चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी और CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन सभी को दोस्तों आपका क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो रेमन इफेक्ट की खोज इन्होंने करी थी। अगला देखेंगे, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में विद्युत संकेतों का अध्ययन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रामानुजम, जगदीश चंद्र बोस, अरविंद खुराना, विक्रम साराभाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा GC बोस, जगदीश चंद्र बोस या बसु ने दोस्तों पौधों में विद्युत संकेतों का अध्ययन दोस्तों यहाँ पर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के विकास के लिए जाना जाता है? तो पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट है उसके विकास के लिए किसको जाना जाता है? विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन या फिर उडुपी रामचंद्र राव। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उडुपी रामचंद्र राव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जो विक्रम साराभाई है ये दोस्तों आपके इसरो के संस्थापक हैं। तो विक्रम साराभाई ने दोस्तों 1970 की शुरुआत में दोस्तों एक टीम को स्थापित किया था आर्यभट्ट के प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों एक टीम का विकसित किया गया था, उस टीम का जो नेतृत्व किया था वो उडुपी रामचंद्र राव के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे उडुपी रामचंद्र राव। तो बेसिकली क्या है कि आर्यभट्ट के विकास के लिए इसलिए इनको जाना जाता है। ठीक है, हालांकि विक्रम साराभाई है इन्होंने प्रोजेक्ट आर्यभट्ट के लिए जो वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं उनकी टीम दोस्तों नियुक्त की थी और इस टीम का जो लीडरशिप थी वो उडुपी रामचंद्र राव की थी। तो इसलिए आर्यभट्ट के विकास के लिए जाना जाता है। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो दोस्तों लालजी सिंह, ये आपके भारत में फिंगरप्रिंटिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग के दोस्तों आपके जनक थे। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रीय स्वरूप में गाने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, जिससे हम बात करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 सेकंड। ठीक है, जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको पूरा गाने के लिए 52 सेकंड का समय होता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है?
तो कौन है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने जो धर्म चक्र है उसका रंग क्या है? तो उसका समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला दोस्तों इसका कलर है। जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में दोस्तों जो धर्म चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां हैं, उसमें आपका जो रंग है उसका गहरा नीला है। अगला देखेंगे, भारत में पहले रेलवे इंजन का नाम क्या था? लालटेन, फेरी क्वीन, थंडरबोल्ट या फिर आयरन एलिफेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरी क्वीन। जो भारत में जो पहला रेलवे इंजन बना था उसका नाम था फेरी क्वीन। अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ पर आधारित है? हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अशोक स्तंभ या फिर सांची का स्तूप। तो बड़ा आसान है, अशोक स्तंभ पर दोस्तों ये आधारित है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ पर आधारित है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट या फिर माउंट केटू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। केटू दोस्तों पाकिस्तान में है। एवरेस्ट की दोस्तों हम बात करेंगे तो ये नेपाल में दोस्तों अवस्थित है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टेट्स का भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जयपुर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? चौड़ाई और लंबाई में, चौड़ाई कम होगी लंबाई ज़्यादा होगी तो 2:3 होगा। लंबाई चौड़ाई होता तो कितना होता? 3:2। ध्यान रखेंगे, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2, चौड़ाई और लंबाई में अनुपात 2:3। सो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई कम होगी लंबाई ज़्यादा होगी। अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो गुजरात दोस्तों हमारी भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दक्षिण भारत के किस स्मारक को दक्षिण का ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, हम्पी या फिर मैसूर पैलेस। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये दक्षिण भारत का। इसको दक्षिण का ताजमहल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पर दक्षिण भारत के स्मारक की दोस्तों बात हो रही है, दक्षिण का ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण का जो ताजमहल है तो दोस्तों ये बेसिकली दक्षिण का जो ताजमहल है ये बीबी का मकबरा होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। बीबी का जो मकबरा है इसको दोस्तों आपका दक्षिण का ताजमहल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो ये आपका औरंगाबाद में दोस्तों बना हुआ है बीबी का मकबरा। तो यहाँ पर इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। ठीक, दक्षिण भारत के स्मारक की दोस्तों बात हो रही है तो दक्षिण का ताजमहल के रूप में जाना जाता है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 17 में, 15 में, 16 में या फिर 25 में? तो ऑप्शन है 1917, 1915, 1916, 1925। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। भारत का जो दोस्तों जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये 1916 में दोस्तों स्थापित हुआ था। इसका नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से। ठीक है, दामोदर ठाकर से ये आपका दोस्तों जो पहला महिला विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपका स्थापित हुआ था। और ये आपका जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये मुंबई में दोस्तों आपका स्थापित हुआ था। तो D.K. कर्वे थे, महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके प्रयास से दोस्तों इसका स्थापन हुआ थी, इसकी स्थापना मतलब हुई थी। अगला देखेंगे, ईडन गार्डन मैदान कहाँ पर है? तो ईडन गार्डन दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, ये कोलकाता में दोस्तों अवस्थित है। प्रमुख दोस्तों आपके क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन मैदान, तो कोलकाता में दोस्तों अवस्थित है। अगला देखेंगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसाला कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मसाला कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, मसालों का राज्य या मसालों की राज्य की राजधानी, मसाला राजधानी इंडिया की। ठीक है ना, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। केरल दोस्तों बेसिकली मसाला कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध में प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत के नाम की उत्पत्ति किस प्रतापी राजा से हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट जो भरत थे उनके नाम पर ही दोस्तों हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या फिर पूनम यादव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज हैं। ये दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बनी थी। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? तो हरिभूमि, द न्यूज़ टुडे, प्रभात खबर या फिर अन्य।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे। ये पहला भारत का क्या है, कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज़ टुडे। तो ये आपका कागज रहित है, मतलब कागज नहीं है इसमें, बेसिकली ऑनलाइन द न्यूज़ टुडे। ठीक है, ये आपका प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। अगला देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था वो कौन था दोस्तों? वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपके भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे और पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों उस समय पे मिला था। 1913 में साहित्य के लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से है? सबसे ज़्यादा स्थल सीमा दोस्तों कौन बनाता है? तो दोस्तों कौन बनाता है हमारे संग सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा? ये बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश हमारे संग सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। अगला देखेंगे, इंडिका के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस या फिर गोविंद सिंह। तो इंडिका के दोस्तों कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बुक के। तो अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों डिज़ाइन किया गया था। तो पिंगली वेंकैया इनके द्वारा दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था। अगला देखेंगे, वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो के एक साइड में कि कितने खिलाड़ी होते हैं? जो वाटर पोलो खिलाया जाता है तो 5, 6, 7, 8। तो एक पक्ष में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो वाटर पोलो में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हाथी गुफा किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हाथी गुफा दोस्तों आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में दोस्तों ये अवस्थित है। तो उड़ीसा में दोस्तों आपके जो भुवनेश्वर नामक स्थान है वहाँ पर दोस्तों ये अवस्थित है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? सबसे कम समय किस में लगता है? कबड्डी में, हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी में दोस्तों सबसे कम समय लगता है। फिर देखा जाए क्रिकेट में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा समय होता है। ठीक है, क्रिकेट में तो ऑलमोस्ट आपके 3-4 घंटे लग जाते हैं। T20 की बात करें, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में तो 5-5 दिन लगते हैं। ठीक है, बाकी हॉकी है, फुटबॉल है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कबड्डी में सबसे कम आपका खेल समय लगता है। अगला देखेंगे, भारत रत्न का पदक एक के पत्ते पर बनाया गया। ये बरगद है, पीपल है, चंदन है या फिर केला है। तो ये किसके पत्ते पर दोस्तों बनाया गया है? ये पत्ते की तरह बनाया गया है। किसके पत्ते की तरह? आपने देखा होगा भारत रत्न, तो दोस्तों पीपल के पत्ते की तरह दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, पीपल के पत्ते की तरह भारत रत्न का पदक बनाया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम, होमी जे बाबा, राजा रमन्ना या फिर होमी सेठना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु ऊर्जा का जनक दोस्तों यहाँ पर होमी जे बाबा को दोस्तों माना जाता है। ठीक है, तो होमी जे बाबा इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो किसको बोला जाता है? तो दोस्तों वो इंडिया गेट को बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो इंडिया गेट को कहा जाता है। अगला देखेंगे, व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1991 में। तो व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों जो व्यास सम्मान पुरस्कार है ये आपका के बिरला फाउंडेशन इसके द्वारा दोस्तों दिया जाता है। 1991 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई और अभी दोस्तों आपका 33वां व्यास सम्मान दोस्तों दिया गया है। और एक किसको दिया गया है दोस्तों? पुष्पा भारती को दिया गया है। प्रसिद्ध लेखिका हैं दोस्तों ये पुष्पा भारती, और इनको बेसिकली यादें और यादें के लिए दिया गया है। यादें और यादें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये पुरस्कार इनको दिया गया है, व्यास सम्मान। अगला देखेंगे, वनों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो वनों की रक्षा के लिए जो लोग अपना जीवन समर्पित कर लेते हैं
उन व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए या सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार दोस्तों आपका 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र वन नायक पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आखिरी प्रश्न है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वी ऑल नो दैट, अभी हमने करवाया भी था प्रश्न दोस्तों, एच.जे. भाभा है, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, इनको दोस्तों आपको परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में दोस्तों इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 100 प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपको एग्जाम में दोस्तों इनसे संबंधित मदद जरूर मिलेगी। तो ये और इससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न आपको पढ़ने हैं और जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मान है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ के जाएं। प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, प्रोमिनेंट अवार्ड्स की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट बुक्स और उसके राइटर्स, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं तो हो सकता है कि इनमें से आपके प्रश्न वहाँ पर कुछ आ जाएं और आपका फ़ायदा हो, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।